नमस्कार। आपका स्वागत है स्वयं के इस पाठ्यक्रम में जिसका नाम है एल्गोरिदमिक समस्या समाधान की नींव एक व्यापक दृष्टिकोण। आज का हमारा शीर्षक है गणनात्मक जटिलता सिद्धांत, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। मेरा नाम नचिकेत तापस है और मैं इस दौरान आपके साथ रहूँगा। मैं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हूँ। तो आज की चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे अनिर्णित समस्याओं की परिभाषा से, उसके बाद हम जानेंगे पी वर्ग का परिचय, इसके बाद हम देखेंगे एनपी वर्ग का परिचय, इसके बाद हम जानेंगे एनपी हार्ड समस्याएं कैसी होती हैं और इनके बारे में हम और जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एनपी कंप्लीट समस्याओं का परिचय और अंत में हम एक बहुत ही जटिल समस्या जो कि पी वर्सेस एनपी के बारे में भी जानेंगे। तो गणना जटिलता सिद्धांत क्या होता है? इसको हम कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी भी कहते हैं। इसका उद्देश्य यह समझना है कि अलग अलग प्रकार की समस्याओं को हल करने में कितना समय और संसाधन लगते हैं। ये दो तरह के समस्याओं को उत्पन्न करता है। पहली है निर्णय योग्य समस्याएं, जिसको हम डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए एक निश्चित एल्गोरिदम हो जो किसी भी इनपुट के लिए सही समाधान दे सके। दूसरी होती है अनिर्णित समस्याएं और अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए कोई भी एल्गोरिदम नहीं है जो हर इनपुट के लिए समाधान प्रदान कर सके। इन समस्याओं के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ इनपुट के लिए हम एक ऐसा एल्गोरिदम लिख सकें जो समाधान प्रदान कर सके, परंतु हर एक इनपुट के लिए वह समाधान प्रदान करे, ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत एलन ट्यूरिंग ने 1936 में की थी अपनी प्रसिद्ध समस्या हॉल्टिंग प्रॉब्लम को लेकर के। तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या कहती है कि यह एक ऐसी समस्या है जो प्रथम अनिर्णित समस्या के रूप में प्रस्तुत की गई थी। इस पूरी चर्चा के दौरान हम अनिर्णितता की मूल बातों को समझेंगे और यह जानेंगे कि जटिलता सिद्धांत में यह कैसे उपयोगी है। सबसे पहले हम अनिर्णितता का उदाहरण ले लेते हैं जो कि है हॉल्टिंग समस्या प्रॉब्लम। यह समस्या 1936 में एलन ट्यूरिंग ने प्रस्तावित की थी और ये अनिर्णितता का एक क्लासिक उदाहरण है। सबसे पहले हम समझते हैं कि यह समस्या क्या कहती है। यह समस्या यह पूछती है कि क्या यह संभव है कि कोई एल्गोरिदम यह तय कर सके कि कोई भी दिया गया प्रोग्राम किसी इनपुट पर अंततः रुकेगा या हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो अगर हम एक प्रोग्राम और एक इनपुट की जोड़ी को लें तो यह समस्या यह निर्धारित करने की कोशिश करेगी कि वह प्रोग्राम कभी रुकेगा भी या अनियमित समय तक चलता रहेगा। ट्यूरिंग ने यह साबित किया कि एक सामान्य हॉल्टिंग एल्गोरिदम अस्तित्व में नहीं हो सकता जो हर प्रोग्राम और इनपुट के लिए सही निर्णय ले सके। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहते हैं तो आप सोचिए कि सी प्रोग्रामिंग में आप एक लूप लिखते हैं जो कि i = 1 से लेकर के 100 नंबर के लिए चलता है। यह प्रोग्राम कुछ समय लेगा पर अंततः यह पूर्ण हो जाएगा। इसी के विपरीत अगर एक इनफाइनाइट लूप अगर आप लिखते हैं जैसे कि while of 1, तो यह प्रोग्राम अनंत समय तक चलता रहेगा। अब यह समस्या इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ थ्रेशोल्ड लेते हैं कि अगर मैं 10 या 15 मिनट तक ये देखूं कि अगर समस्या हल हो रही है या मेरा प्रोग्राम रुक रहा है तो इसका मतलब कि वह रुक जाएगा या अंततः चलता रहेगा। मगर ऐसा हो सकता है कि जो आपका लूप हो वो 10 या 15 मिनट में पूर्ण न हो करके 20 मिनट में पूर्ण हो। तो इस स्थिति में आप उस लूप को भी कहेंगे कि यह हमेशा चलता रहेगा जो अंततः 5 मिनट के बाद रुकने वाला। तो यह समझना या यह पता करना कि क्या कोई प्रोग्राम अंततः रुकेगा या नहीं, यह इतना आसान नहीं है। इसका महत्व क्या है?
यह गणना की सीमाओं को दर्शाता है और यह समझने में मदद करता है कि सभी समस्याओं के लिए एल्गोरिथमिक समाधान संभव है या नहीं है। इससे क्या होगा कि कुछ समस्याएं गणनात्मक रूप से अनिर्णित हैं, जिसका मतलब यह है कि उनके लिए कोई भी एल्गोरिदम कभी भी एक सार्वभौमिक समाधान प्रदान नहीं कर सकता। तो ऐसी समस्याओं को उजागर करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हॉल्टिंग समस्या का विश्लेषण करते हैं। इसके लिए ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन का उपयोग किया था। ट्यूरिंग मशीन अपने आप में एक सैद्धांतिक गणनात्मक मॉडल है, जिसे आप कंप्यूटिंग मशीन कह सकते हैं, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक प्रोग्राम किसी भी इनपुट पे रुकेगा या नहीं। तो ट्यूरिंग ने क्या किया कि अपनी ट्यूरिंग मशीन के थ्रू यह सिद्ध किया कि कोई भी एल्गोरिदम जो यह तय कर सके कि प्रोग्राम रुकेगा या नहीं, अपने आप में एक प्रोग्राम है। और अगर हम इसको एल्गोरिदम H के रूप में दर्शाते हैं तो इसकी दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहला, H ऑफ P, I इज इक्वल टू हा। इसका मतलब क्या है कि अगर जो आपका एल्गोरिदम H है वो प्रोग्राम को P को एज अ इनपुट ले रहा है और I पे वह रुकेगा या नहीं। अगर हाँ है तो इसका मतलब वह रुकेगा और नहीं है तो इसका मतलब वह नहीं रुकेगा। इसी के अतिरिक्त ट्यूरिंग ने एक दूसरा प्रोग्राम D बनाया जो H का उपयोग करता है और उसके विपरीत कार्य करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि H कहता है कि P रुकेगा तो D जो दूसरा प्रोग्राम है वो अंतहीन चलता रहेगा। इसी के साथ ही अगर H कहता है कि P नहीं रुकेगा तो D रुक जाएगा। इन्हीं दो एल्गोरिदम्स H और D का उपयोग करते हुए ट्यूरिंग ने एक स्वविरोधाभास की स्थिति उत्पन्न की। उन्होंने ये कहा कि यदि हम प्रोग्राम D को इनपुट के रूप में खुद ही को देते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं D ऑफ D, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर D रुकने वाला प्रोग्राम है तो H जो है अगर H रुकने वाला प्रोग्राम है तो D जो है नहीं रुकेगा, और अगर H जो है रुकने वाला प्रोग्राम नहीं है तो D रुक जाएगा। इसी विरोधाभास से यह साबित होता है कि H जैसा कोई भी एल्गोरिदम संभव नहीं है जो हॉल्टिंग समस्या को हल कर सके। तो इसका हम क्या निष्कर्ष निकालें? तो इससे हम यह कह सकते हैं, ट्यूरिंग का यह सिद्धांत यह दिखाता है कि हॉल्टिंग समस्या अनिर्णित है। इसी तरह की कुछ दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं जिनका सार्वभौमिक एल्गोरिदम नहीं हो सकता। इसका महत्व क्या है? हॉल्टिंग समस्या और इस तरह की अनेक अनिर्णित समस्याएं कंप्यूटर विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। प्रोग्रामिंग में एरर हैंडलिंग और ऑटोमेटेड टूल्स में अनिर्णितता की अवधारणा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बताती है कि कौन सी समस्याएं सिद्धांत रूप में हल की जा सकती हैं और कौन सी नहीं। इसके अतिरिक्त एल्गोरिदम की सीमाओं को पहचानने के लिए भी हम अनिर्णितता का सिद्धांत यूज कर सकते हैं। इससे कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियर्स को अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में सहायता मिलती है और उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तविक में हल की जा सकती हैं। अब हम जानते हैं अनिर्णितता से रिलेटेड दूसरे वर्ग के बारे में, जो कि है P क्लास या P वर्ग, NP वर्ग या NP क्लास, NP कंप्लीट और NP हार्ड। इससे क्या समझने में सहायता मिलती है? इससे हमें यह समझने में सहायता मिलेगी कि कौन सी समस्याएं P वर्ग में आती हैं और कौन सी समस्याएं अनिर्णित हैं। अब हम थोड़ा सा गणना की सीमाओं के बारे में जानते हैं। जैसे हम कुछ ही देर पहले बात कर रहे थे कि अलग अलग वर्ग हैं, जैसे P वर्ग, NP वर्ग, NP कंप्लीट और NP हार्ड। तो इसमें जो P वर्ग है, जिसको हम पॉलिनोमियल समय के नाम से भी जानते हैं, यह एक गणना की सीमा है।
इसी तरह से जो NP वर्ग है, या जिसको हम नॉन पॉलिनोमियल या एक्सपोनेंशियल समय के नाम से भी जानते हैं, ये एक दूसरा वर्ग है जिसके लिए समस्याओं का समाधान करना असंभव होता है। P वर्ग की समस्याएं वे हैं जिन्हें पॉलिनोमियल समय में हल किया जा सकता है, लेकिन NP वर्ग की समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें शायद एक्सपोनेंशियल समय लगे। यह हम तब कह पाएंगे जब हम यह कह रहे हो कि P NP के बराबर नहीं है। यह अपने आप में ही एक बहुत ही रोचक समस्या है। अब हम जटिलता वर्ग और उनकी सीमाओं के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अलग अलग प्रकार के जटिलता के वर्ग जैसे P, NP, NP कंप्लीट और NP हार्ड गणनात्मक समस्याओं की जटिलता और उन्हें हल करने की सीमाओं को दर्शाते हैं। जैसे P वर्ग की समस्याएं बहुत ही आसान मानी जाती हैं, जिसके लिए आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं, जबकि NP कंप्लीट की समस्याएं इतनी कठिन होती हैं कि उनका हल कर पाना असंभव होता है। वास्तविक दुनिया में इस गणना की सीमाओं का क्या महत्व है? इन सीमाओं का प्रभाव हम प्रैक्टिकल एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर विकास में देख सकते हैं। जैसे कि कुछ समस्याओं को हल करने के लिए हमारे पास अनुमानित समाधान ही संभव है, उसका सार्वभौमिक समाधान संभव नहीं है। उसी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम AI कहते हैं, मशीन लर्निंग, जिसे हम ML करते हैं, तो इनकी गणना की सीमाएं महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वे यह निर्धारित करती हैं कि मॉडल कितनी जल्दी और सटीकता से सीख सकता है। अब हम एक समस्या का उदाहरण लेते हैं और उससे यह जानते हैं कि अनिर्णित समस्याएं किस तरह से दिखती हैं। यह बहुत ही रोचक समस्या है जिसका नाम है SAT, या इसे हम कह सकते हैं सेटिस्फाइबिलिटी समस्या। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध तार्किक समस्या है जिसमें यह निर्धारित करना होता है कि क्या एक बूलियन फॉर्मूला के लिए ऐसा इनपुट दिया जा सकता है जिसके लिए वह फॉर्मूला सही हो जाए। उदाहरण के लिए आप एक बूलियन फॉर्मूला लीजिए, जैसे कि A और नॉट ऑफ B एंड B और C। यह एक बूलियन फॉर्मूला है जिसमें आपके पास विभिन्न प्रकार के चर हैं, जैसे A, B और C। तो सेटिस्फाइबिलिटी समस्या यह कहती है कि आपको A, B और C का ऐसा मान खोजना है जिसके लिए यह पूरा फॉर्मूला सही हो जाए, या उसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाए। इसका महत्व क्या है? सेटिस्फाइबिलिटी पहली ऐसी समस्या थी जिसे NP कंप्लीट सिद्ध किया गया। इसका मतलब है कि यह NP वर्ग की सभी समस्याओं के समान कठिन है और इसका समाधान मिलना अत्यंत ही जटिल हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जो हमने फॉर्मूला लिखा था A और नॉट ऑफ B एंड B और C, इसका हल कैसे दिखता है। तो अगर हमें इसका हल निकालना हो तो हमें ट्रुथ टेबल की सहायता लेनी होगी, जिसमें कि हम A, B, C की सभी मूल्यों को देखेंगे और उसके हिसाब से हम यह कैलकुलेट करेंगे कि P की वैल्यू क्या होगी। इस अभिव्यक्ति में आप देखेंगे कि 3 चर A, B और C हैं। इसलिए संभावित संयोजनों की संख्या 2⁻³ which is equal to 8 है। अब इसी तरह से आप देखिए कि अगर किसी अभिव्यक्ति में चरों की संख्या 10 हो तो संभावित संयोजनों की संख्या कितनी होगी? 2⁻10 which is 1024। अब आप ये गणना कीजिए कि आपकी कॉपी में एक पेज में सामान्यतः कितनी लाइनें होती हैं। तो अगर हम यह माने कि एक पेज में 25 लाइनें हैं, तो अगर आपको यह ट्रुथ टेबल बनाना होगा तो उसके लिए आपको लगभग 41 पन्ने लगेंगे। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि यह अपने आप में कितना कठिन है। और अभी तो चरों की संख्या सिर्फ 10 ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 20 चरों की संख्या
के लिए यह ट्रुथ टेबल बनाना है, तो आप समझ ही सकते हैं कि यह कितना कठिन होगा। तो इससे आप यह अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि अगर चरों की संख्या कम हो तो सैटिस्फाइबिलिटी समस्या को बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है, जैसा कि हमने किया। लेकिन अगर चरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो इस समस्या को हल करना मुश्किल और असंभव हो जाता है। तो इसी का व्यवहारिक अनुप्रयोगों में क्या प्रभाव हो सकता है? तो अगर आप इसका उदाहरण सुरक्षा प्रोटोकॉल डिजाइन करते समय देखें तो यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि कुछ समस्याएं सैद्धांतिक रूप से हल नहीं की जा सकती, और इसी से हमें यह सुनिश्चित करने में उपयोगिता साबित होगी कि सिस्टम मजबूत और सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और मशीन लर्निंग में भी हम इस सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि किस प्रकार की समस्याओं के लिए स्वचालित रूप से आप हल कर सकते हैं और किस प्रकार की समस्याओं के लिए आपको मनुष्य का हस्तक्षेप की ज़रूरत होगी। इसका एक और प्रभाव हम एल्गोरिथमिक डिज़ाइन के लिए भी देख सकते हैं। अनिर्णितता के ज्ञान एल्गोरिदम डिज़ाइन में को भी प्रभावित करता है। यह हमें यह बताता है कि किन समस्याओं पर आप अपना समय एवं संसाधन बर्बाद नहीं करना चाहिए और किन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप उसका समाधान कर सकते हैं। अब अगला हम P वर्ग का परिचय जान लेते हैं और इसकी परिभाषा को देखते हैं। P वर्ग उन समस्याओं का समूह है जिन्हें एक निर्धारक ट्यूरिंग मशीन, जिसे हम डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन भी कहते हैं, द्वारा पॉलिनोमियल टाइम में हल किया जा सकता है। यह गणना समस्याओं का वह वर्ग है जिसके समाधान के लिए big O of n to the power k के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ n इनपुट है और k एक स्थिरांक है जिसे हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अगर आप आसपास की जितनी भी समस्याओं को देखेंगे या अपने इस पाठ्यक्रम की जितनी भी समस्याओं को देखेंगे जो मेरे अन्य सहयोगियों ने आपके सामने प्रस्तुत की हैं, तो वह सारी ही इसी P वर्ग से आती हैं। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं P वर्ग की समस्याओं की। तो पहला उदाहरण है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में आपको एक गिवन अरे या एक लिस्ट में किसी एक एलिमेंट को सर्च करना होता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है शॉर्टेस्ट पाथ, जो आपने इसी पाठ्यक्रम में डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम के नाम से सीखा होगा। तो इस एल्गोरिदम में आपको एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना पड़ता है। इसका एक और उदाहरण है मैट्रिक्स गुणन। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं तो इनको आपको अगर इसकी गुणन करना है तो इसके लिए जो आप एल्गोरिदम लिखेंगे वो P वर्ग से आता है। आप देख सकते हैं कि ये सभी समस्याएं बहुपद समय में हल की जा सकती हैं, जिससे व्यावहारिक रूप से हल करने योग्य है। और इसका एक दूसरा बिंदु ये है कि आप इन्हीं सभी समस्याओं के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिख चुके हैं या लिख सकते हैं, और यह दर्शाता है कि ये सारी समस्याएं P वर्ग की समस्याएं हैं। इसमें पॉलिनोमियल समय का क्या महत्व है कि P वर्ग की समस्याओं को हल करने के लिए हल करना एफिशिएंट माना गया है, क्योंकि इसका व्यवहारिक समय जो है बहुत ही कम होता है। P वर्ग उन सभी समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है जो जिन्हें न केवल हल किया जा सकता है बल्कि वे व्यवहारिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त हैं। वास्तविक जीवन में यह वह सारी समस्याएं हैं जिन्हें आप पॉलिनोमियल टाइम में हल कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क डिज़ाइन, लॉजिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन एवं अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग है। इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी, गणित और इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। अब हम कुछ P वर्ग की समस्याएं और उनकी जटिलता के बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसे जो पहली समस्या है सरल खोज या लीनियर सर्च।
इस समस्या का मूल क्या है कि किसी भी सूची या एरे में दिए गए तत्व को आपको खोजना है। तो इसमें दो चीजें हैं, या तो वो तत्व इस सूची में होगा या नहीं होगा। तो अगर आप इसके प्रोग्राम के बारे में सोचें तो जो भी आपकी सूची है उसमें एक एक करके आपको उस तत्व को खोजना होगा जिसे आप खोजना चाह रहे हैं। अगर वो इस सूची में आपको तत्व मिल जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को आप कहेंगे कि इस इंडेक्स पे मुझे यह तत्व मिल गया, अन्यथा आप यह कहेंगे कि यह तत्व मुझे दिए गए सूची में नहीं प्राप्त हुआ। तो इसका अगर आप प्रोग्राम सोचेंगे तो आपको एक अरे की एक लूप की जरूरत पड़ेगी जो कि सूची के शुरू से अंत तक जाएगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर समस्या की समय जटिलता लीनियर होगी, जिसे हम बिग O ऑफ NB कहते हैं। इसी के साथ ही इस पर्टिकुलर समस्या में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमें किसी भी अतिरिक्त अरे की कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ रही है। अब हम एक दूसरी समस्या के बारे में बातचीत करते हैं जो कि है मैट्रिक्स गुणन। इसमें आपके पास दो मैट्रिक्स हैं जिन्हें आपको आपस में गुणन करना है। तो अगर इस समस्या के बारे में हम विचार करें तो इसमें हमें 3 लूप की जरूरत पड़ेगी। पहला लूप जो है वो रो के लिए होगा, दूसरा लूप जो है वो कॉलम के लिए होगा पहले मैट्रिक्स की, और तीसरा लूप जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के लिए होगा। तो क्योंकि ये 3 लूप की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसका प्रोग्राम लिखने के लिए, इसीलिए इस समस्या की जटिलता बिग O ऑफ N³ होगी, और इस केस में आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट होगी। इस चीज़ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि P वर्ग की गणना सिद्धांत में उन समस्याओं का समूह है जिन्हें प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है। यह वर्ग उन समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें एक निश्चित समय सीमा में हल करना संभव है। जैसे कि हमने देखा कि अगर लीनियर सर्च है तो उसे हम बिग O ऑफ N समय में हल कर सकते हैं, या फिर जो मैट्रिक्स गणना है उसे हम बिग O ऑफ N³ में हल कर सकते हैं। यह वर्ग इस बात का मानक भी है कि एक समस्या को व्यवहारिक रूप से हल करने योग्य माना जाए या नहीं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई समस्या को व्यवहारिक रूप से हल किया नहीं जा सकता तो उसके पीछे समय और संसाधन व्यर्थ करना उचित नहीं है। इसी के बाद हम अगले वर्ग की चर्चा करते हैं जो कि है NP वर्ग। तो NP वर्ग को नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम वर्ग भी कहा जाता है। ये वर्ग में वो सारी समस्याएं शामिल होती हैं जिनके लिए दिए गए समाधान को एक निर्धारक ट्यूरिंग मशीन द्वारा बहुपद समय में सत्यापित करना या सत्यापित किया जा सकता है। यह वर्ग उन समस्याओं का समूह है जिनके समाधान को जांचने के लिए कुशल या एफिशिएंट एल्गोरिदम होता है, भले ही उन समाधानों को खोजने के लिए ऐसा एल्गोरिदम मौजूद न हो। कुछ प्रमुख NP समस्याएं। तो जैसे कि हमने कुछ समय पहले कहा था कि सेटिस्फाइबिलिटी एक ऐसी समस्या है, ऐसी पहली समस्या है जो कि NP कंप्लीट है। इसका मतलब यह है कि सेटिस्फाइबिलिटी का अध्ययन बड़ा ही जटिल है और इसका सॉल्यूशन निकालना इम्पॉसिबल है। तो क्या है ये सेटिस्फाइबिलिटी समस्या? तो जैसे हम पहले ही इसका परिचय दे चुके हैं कि यह समस्या पूछती है कि क्या किसी बूलियन फॉर्मूला को ऐसा असाइनमेंट किया जा सके कि हमेशा उसका उत्तर सत्य आए। यह एक ऐसी पहली समस्या थी जिसे NP कंप्लीट प्रूव किया गया और इसका अध्ययन जटिलता सिद्धांत के लिए केंद्रीय रहा है। ऐसी कोई भी दूसरी समस्याएं जो NP कंप्लीट हों तो हमें सबसे पहले उन्हें
सैट में या सेटिस्फाइबिलिटी में कन्वर्ट करना होता है, तभी हम यह प्रूव कर सकते हैं कि वह समस्या एनपी कंप्लीट है कि नहीं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जो कि है ग्राफ कलरिंग। ग्राफ कलरिंग क्या कहता है कि हमें एक ग्राफ दिया गया है जिसमें वर्टिसेस और एजेस हैं। यह समस्या यह कहती है कि ग्राफ के वर्टेक्स को इस प्रकार से कलर करना है या रंगना है कि कोई भी दो जुड़े हुए वर्टेक्स एक ही रंग के ना हो। इस समस्या का उपयोग कहाँ पे है? यह समस्या नेटवर्क डिजाइन, मैपिंग और टाइम टेबल शेड्यूलिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम जान लेते हैं कि एनपी वर्क का महत्व क्या है। तो गणना सिद्धांत में एनपी वर्क की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। एनपी वर्क एक ऐसी अवधारणा है जो उन समस्याओं का प्रतिनिधित्व करती है जिनके समाधान को एक गैर निर्धारक ट्यूरिंग मशीन, जिसे हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन भी कहते हैं, के द्वारा बहुपद समय, जिसे हम पॉलिनोमियल टाइम कहते हैं, में सत्यापित किया जा सकता है। याद रखिएगा, हम सत्यापित कह रहे हैं, हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम इस समस्या को सुलझा लेंगे। हम सिर्फ अगर हमें उसका आंसर दिया गया है तो हम उसे पॉलिनोमियल टाइम में सत्यापित कर सकते हैं। तो एनपी वर्क का अध्ययन जटिलता सिद्धांत में गणना की सीमाओं को और क्षमताओं को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम एक अत्यंत ही अनोखे समस्या के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है पी वर्क और एनपी वर्क की तुलना। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि यह प्रश्न अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है, यह अभी भी अनसॉल्व्ड या अनिर्णित है। तो प्रश्न यह है कि पी वर्ग की सभी समस्याएं एनपी वर्ग में आती हैं, क्योंकि यदि एक समस्या को बहुपद समय में हल किया जा सकता है तो उसका समाधान बहुपद समय में सत्यापित भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो मैं लीनियर सर्च को एक फॉर लूप से लीनियर सर्च का प्रोग्राम एक फॉर लूप से बना सकता हूं। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि लीनियर सर्च का प्रोग्राम मैं दो फॉर लूप से बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। उस केस में क्या होगा कि आपका एक फॉर लूप जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पी वर्ग की सभी समस्याएं एनपी वर्ग में भी आती हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू NP? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे अनोखी बात यह है कि यह अनसुलझा प्रश्न है, क्योंकि यदि P इक्वल टू NP साबित हो जाता है तो इसका अर्थ यही होगा कि सभी NP समस्याओं का कुशल समाधान संभव है। अब हम NP हार्ड समस्याओं के बारे में जानते हैं। तो NP हार्ड समस्याओं का अर्थ है कि ये वे समस्याएं हैं जो कम से कम उतनी ही कठिन होती हैं जितनी कि NP वर्ग की सबसे कठिन समस्याएं हैं। ये ऐसी समस्याएं जिनका समाधान प्राप्त करना भी कठिन है एवं उन्हें सत्यापित करना भी कठिन है। तो ये ऐसी समस्याएं हैं जिनके समाधान को बहुपद समय में सत्यापित करना जरूरी नहीं होता, लेकिन यदि कोई NP हार्ड समस्या बहुपद समय में हल की जा सके तो NP वर्ग की सभी समस्याएं बहुपद समय में हल की जा सकती हैं। अब हम आते हैं अगले वर्ग की ओर, जो कि है NP कंप्लीट समस्याएं। NP कंप्लीट समस्याएं उन समस्याओं का समूह है जो NP वर्ग में आती हैं और NP वर्ग की सबसे कठिन समस्याओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। किसी भी समस्या को हम कब NP कंप्लीट मानते हैं? तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, वह NP वर्ग में हो, अर्थात उसका समाधान बहुपद समय में सत्यापित किया जा सकता है। और दूसरा,
एनपी वर्ग की सभी समस्याएं एनपी वर्ग की सभी समस्याओं को बहुपद समय में उस समस्या में बदलना संभव हो। अगर ये दो कंडीशन ट्रू होंगी तभी हम ये कह सकते हैं कि कोई समस्या एनपी कंप्लीट है। तो हमने अभी एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड दो वर्गों के बारे में जाना। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इनमें अंतर क्या है। तो एनपी कंप्लीट समस्याएं एनपी वर्ग में होती हैं, जबकि एनपी हार्ड समस्याएं एनपी वर्ग में नहीं भी हो सकती, ऐसा संभव है। लेकिन एनपी हार्ड की समस्याएं एनपी कंप्लीट समस्याओं के समान ही कठिन होती हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि एनपी कंप्लीट समस्याएं एनपी हार्ड समस्याओं की एक उप श्रेणी है, वो उसी का ही एक भाग है। तो अब हम ये जान ही चुके हैं कि एनपी कंप्लीट समस्याएं बहुत ही कठिन हैं। तो अगर ये कठिन है और इनका उत्तर निकालना संभव नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस केस में कुछ समाधानों के लिए प्रयास किया जा सकता है, जैसे कि एनपी कंप्लीट के समाधानों के लिए कुछ प्रयास। अब क्योंकि हम जानते हैं कि एनपी कंप्लीट समस्याएं का समाधान हर केस में पॉसिबल नहीं है, तो हम इसके समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक तरीका है स्पेशल केस एल्गोरिदम। जैसे कि कुछ एनपी कंप्लीट समस्याओं के लिए कुछ विशेष मामलों में कुशल समाधान विकसित किया जा सकता है, जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन समस्या के लिए कुशल समाधान प्राप्त किया जा सकता है। इसी कड़ी में दूसरा प्रयास है बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड ब्राउन। यह तकनीकें समस्याओं के संभावित समाधान स्थान को सिस्टमैटिक रूप से एक्सप्लोर करती हैं और उन्हें कुशलता से कम करती हैं। इन्हें कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। तीसरा प्रयास है ह्यूरिस्टिक्स। ये तकनीकी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उपयोग की जाती हैं जो हमेशा सही समाधान नहीं देती, लेकिन व्यवहारिक परिणाम अच्छा होता है। इसका मतलब यह है कि ये हर बार आपको सही समाधान नहीं देगी, लेकिन कई बार आपको समाधान जो है सही मिलेगा। इसका उदाहरण सिम्युलेटेड एनीलिंग, जेनेटिक एल्गोरिदम और ग्रीडी एल्गोरिदम जैसे दृष्टिकोण हैं। अगला प्रयास है अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम, जिसे हम अनुमानित एल्गोरिदम भी कहते हैं। यह एल्गोरिदम ऐसे समाधान प्रदान करता है जो इष्टतम समाधान के करीब होते हैं और यह गारंटी देता है कि समाधान इष्टतम के एक निश्चित कारक के भीतर होगा। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर प्राप्त करना है, तो इस केस में आप बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का यूज करके उस समाधान के निकट पहुंच सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम एक अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर फाइंड आउट करने के लिए। इसका दूसरा उदाहरण न्यूनतम वर्टेक्स कवर हो सकता है, जो टू अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसे सीखने के लिए।